हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण डेरिवेशंस का रिवीजन एंड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है, कोई डेरिवेशन है तो उसको किस तरीके से लिखना है, विद थ्योरी पूरा एकदम रिवाइज करा रहा था इस सीरीज में। तो इसकी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दी है, तो वीडियो का नंबर तो पता नहीं है, बट आज की हम वीडियो में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इससे पहले मैंने कराया था आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वाला है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और वैसे मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही कराएंगे। ओके, चलिए देखो, लिख भी दिया हमने बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यानी अति महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन है, क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन की सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या डालोगे? जिस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है उसी तरीके की हम हेडिंग डालते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सिंपल सा आपको क्या है, प्राप्त करने को काट दीजिए, तो यही हेडिंग बन जाएगी आपकी। क्या हेडिंग बन गई? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये आपकी क्या बन जाती है, यहाँ पे हेडिंग बन जाती है। ओके, चलिए ये इतनी हेडिंग हो गई। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये अब इसमें क्या है कि एक चित्र आपको बनाना है। चित्र मैंने ये बना दिया है, तो इसको समझेंगे। बिल्कुल आधा बनाया है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा समय लगता है इनको लाइन सीधी सीधी खींचने के लिए, इसलिए मैंने ये बना दिया। अब देखो, एक एक करके हर पॉइंट को क्लियर करो। पहले तो निरक्षीय स्थिति समझो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस तरीके से रख दिया है, तो ये जो मार्कर की अक्ष यानी कि इसको मिलाने वाली जो सरफेस है, इसके सिर और इसकी पूंछ यानी कि इसके ऊपर और नीचे वाले सिरे को मिलाने वाला जो हिस्सा जो टच में आ रहा है सरफेस में, ये कहलाएगा आपका अक्षीय स्थिति। यानी ये ऐसे, ये मार्कर इस तरीके से रख दिया हमने, यानी कि ये आपका जमीन है और जमीन पर मैंने एक मार्कर इस तरीके से रख दिया। आप लेट जाओ तो ये जो आपकी टचिंग सरफेस है, यानी कि आपके पैर और सिर को मिलाने वाली रेखा इस तरीके से खींच देंगे, ये अक्षीय स्थिति। यानी कि इधर जो बिंदु होगा यहाँ पर वो अक्षीय स्थिति होगी, या इधर जो बिंदु होगा वो अक्षीय स्थिति होगी। ओके, लेकिन इसके लंबवत जो रेखा होगी, यानी मार्कर इस तरीके से रखा हुआ है, ये मार्कर है आपका सपोजिट, और इसके लंबवत यानी इस रेखा के लंबवत इस तरीके से जो रेखा होगी 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो ये ऊपर की जो दिशा है ये अक्षीय दिशा होगी, ये नीचे की अक्षीय दिशा होगी, निरक्षीय, सॉरी। तो ये आपका निरक्षीय रहेगा और ये आपकी ये वाली अक्षीय रहेगी। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो इसमें पूछा निरक्षीय माने कि ये हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है। सपोजिट ये हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये वाला जो काला सा है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है इस तरीके से। ठीक है, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, L और L 2L दूरी है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति यानी कि ऊपर निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, यहां से हमने मान ली ये दूरी कितनी है, R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यही तो है। देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, तो देखो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। एक L इधर, एक L इधर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसके मध्य बिंदु, इसका एक मध्य बिंदु O है, जिससे R दूरी पर है, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतनी थ्योरी है, और यही थ्योरी आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखनी है। वो मैं थ्योरी आपको लिख के बता दे रहा हूं, यहां पर कितनी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, चलिए थ्योरी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, थ्योरी लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे। ठीक है, चलो पहले थ्योरी देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों की, हाँ एक और ख़ास बात,
इनकी आपको नोट्स चाहिए फ्री में, वैसे तो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है, लेकिन यूट्यूब पर क्या है, हर पीडीएफ में एक एक पासवर्ड डाल रखा है अलग अलग, जितनी बार खोलोगे उतनी बार। तो इसीलिए आपके लिए समाधान कर दिया है सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके नोट्स, फुल नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सारा कुछ फ्री रहेगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें ऐप को। और लाइव क्लासेस भी वहीं पर चलेंगी अब, और वहाँ पर हम टेस्ट भी लिया करेंगे। अपना स्कोर बढ़ाने के लिए अपना टेस्ट जरूर अटेंड करना, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऐप, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, चलिए यहाँ पर आते हैं। देखो समझते हैं थ्योरी। देखो मैं लिख दे रहा हूँ थ्योरी, और आपको एक बार मैं समझा दूँ। थ्योरी वही थ्योरी है जो मैंने बोली है, वही लिखनी है आपको। क्या क्या बोली थी मैंने, कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो -q कूलाम तथा +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी टूएल है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यही थ्योरी है ना। अभी मैंने क्या बताया, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। हर थ्योरी को एकदम क्लियर कर लेना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। ठीक है, इसमें एक लाइन चाहो तो जोड़ना चाहो बीच में जोड़ सकते हो। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन K है, तो इस लाइन को तो कहीं पर भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु ये चीज तो हमने लिखी नहीं, इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, यह चीज जरूर जोड़ देना। यहां पर एक वर्ड जोड़ देना, देखिएगा यहां पर निरक्षीय स्थिति में, यहां पर जोड़ देना एक, यहां पर क्या जोड़ दोगे, यहां पर जोड़ दोगे आप निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, यह चीज यहां पर जोड़ देनी है। राइट, कहां पर जोड़ देनी है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर ये जो है ना, मैं और एक के बीच में आपको R दूरी पर जोड़ देना है। क्या, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, चलिएगा। अब यहां से एक लाइन और मैंने बोली थी, वो कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, पूरे डेरिवेशन में कहीं पर भी लगा सकते हो कि ये वाली लाइन, कि यह है ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है।
यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ये लाइन कहीं पर, ये एक लाइन रहेगी, इसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हो आप इस थ्योरी में, लगाओ या मत लगाओ। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो वहां पर हम इस चीज को लेकर मानकर चलते हैं कि यहाँ पर ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, राइट। फिर बाद में क्या करते हैं, हम k बराबर 1 ले लेते हैं, तो हर जगह k बराबर 1 लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं कि एक ऐसा माध्यम हो, मान लीजिए यहाँ पर वायु ना हो, तो फिर वहां पर डेरिवेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये k बताता है। तो k, जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पर डेरिवेशन, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। अब मान लीजिए इसी चीज को हम बर्फों की पहाड़ियों में ले जाएं, यानी जहाँ पर बर्फ पड़ रही है, तो वहाँ पर कुछ आवेशों के बीच में, मान लीजिए इनके बीच में लकड़ी रख दें, कोयला रख दें, पत्थर रख दें, मोम रख दें, कोई लोहा चांदी रख दे, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा इन आवेशों की तीव्रता पर। तो वो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो वो डिपेंड करता है, k बताता है आपका। तो पहले हम k लेकर चलते हैं, बाद में हम मानकर चलते हैं कि ये डेरिवेशन निर्वात अथवा वायु में किया गया है, तो वहां पर k बराबर क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। ओके, चलिए, थ्योरी क्लियर हो गई। अब यहां से आगे का प्रोसेस समझिए। यहां से आगे का प्रोसेस ये है, ये तो पूरा आप चित्र समझ में आ गया आपको, भैया ये है, इससे दूरी यहाँ पे बिंदु P है। अब इस चित्र का थोड़ा सा समझेंगे। चित्र समझने से पहले मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट है, वो चीज समझिए पहले, अक्षीय निरक्षीय का और थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो समझो। देखो, वेक्टर की एक खास बात रहती है, इस तरीके से दो वेक्टर हैं आपका, इस तरीके से, और मैं कह रहा हूं एक इस तरीके से, ये आपका आर वेक्टर है। तो इस आर वेक्टर का ये कहलाएगा आर एक्स और ये कहलाएगा आर वाई। जो एक्स अक्ष में रहेगा वो आर एक्स और ये वाई में रहेगा तो आर वाई। ओके, अब यदि मैं बात करूं इनकी, जो मान निकालूं इस वाले अक्ष का, तो ये जो मान रहेगा ये आर है, तो ये कहला, यदि यहाँ पर थीटा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो थीटा जिस भाग से जुड़ा होगा वो कहलाएगा आर, इसके साथ में लग जाएगा कॉस थीटा। ये आर का आर कॉस थीटा घटक कहलाएगा, नहीं, ठीक है, अक्षीय घटक। और ये निरक्षीय घटक का मान कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, हमेशा याद रखना। और इस तरीके से है कोई, ये यहां पर आपका दे रखा है जेड, तो और ये कोण यहां पर दे रखा है, तो समझ जाना जिससे कोण टच होगा ये वाला जो घटक कहलाएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला घटक कहलाएगा, सॉरी, जेड कॉस थीटा, ये कहलाएगा जेड साइन थीटा। समझ रहे हो ना बात को। यदि कोई बीच में दे रखा है उसको, यानी कोई भी रेखा है इस तरीके से, वो दो अक्षों में वियोजित है, एक्स और वाई, और उस पर से एक तीसरी रेखा उसको काटते हुए कोण बनाते हुए जा रही है वेक्टर रूप में, ये इस तरीके से जा रही है। ये मैंने मान लिया ई, ठीक है, ई मान लिया। तो ध्यान से समझ लेना, यदि मैं बात करूं ये थीटा यहां पर है, तो ये वाली जो चीज रहेगी एक्स अक्ष वाली कहलाएगी ई कॉस थीटा, और जो ऊपर वाली रहेगी वो ई साइन थीटा कहलाएगी। समझ में आ गई बात, ये चीज। अब दूसरी चीज, यदि दो काटें, जैसे कि इस तरीके से आपका दो रेखा काट जाए एक दूसरे को इस तरीके से, ठीक है, तो कैसे, ये मैंने मान ली E1 और ये मैंने मान ली E2, तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो जरा ध्यान से। आप सबसे पहले तो इनको, पहले इसको ही काटो, तो इस तरीके से, भाई हम इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे देखिएगा, ये इस तरीके से हमने ऐसे बना दी, ठीक है, एक रेखा इस तरीके से, ठीक है। अब आपका मैं कह रहा हूं कोण यहां पर है और इसका एक कोण यहां पर है, तो क्या बताई थी, जिससे कोण टच रहेगा ये E1 है, जैसे कि यहां पर था, यहां पे मैं E1 कह दे रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहां पर सिंपल सी बात है, थीटा यहां पर है तो E1 cos थीटा आएगा, और ये ऊपर वाला क्या आएगा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा आएगा। समझ रहे हो ना बात। यदि ये E1 है, बीच वाली रेखा E1 रहती है, तो ये वेक्टर कहता है, वेक्टर फॉर्म ये कहती है कि E1 cos थीटा, E2 E1 sin थीटा, ये sin थीटा आएगा, इधर cos थीटा आएगा। ओके, तो ये यहाँ पर E1 है और इस तरीके से ये कोण बना हुआ है, तो इधर की साइड में क्या आएगा, कोण से टच वाली रेखा E1 cos थीटा आएगी, और ये ऊपर वाली क्या चली जाएगी, E1 sin थीटा आएगी। ओके, चलिए ये चीज़, और ये E2 है, ये देखिए ये कोण बना हुआ है इधर, तो सिंपल सी बात है, ये कोण बना हुआ है, तो इधर वाली रेखा ये कहलाएगी E2 cos थीटा, नीचे वाले के लिए E2 cos थीटा, और ये कहलाएगी E1 sin थीटा। समझ में आ गई, ये E1 sin थीटा हो जाएगी, क्योंकि देखिए इतने के लिए भाई ये इस तरीके का, यदि मैं इसको समझाऊं आपको, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर, और ये मैंने थीटा लगा रखा है, ये वाला थीटा, ये E2 है। सिंपल सी बात है, मैंने ऐसा बताया था ना, जिससे कोण टच रहेगा ये E2 है, तो ये ऊपर वाला क्या रहेगा, E2 cos थीटा, और ये E2 है तो ये क्या रहेगा, E2
साइन थीटा। समझ में आ गई ना बात? इस तरीके से। अब एक चीज हमेशा याद रखना, यदि मैं कह दूं कि ये थीटा दोनों के बराबर हैं, देखिए ना थीटा यहाँ पे 30 अंश है, ये 30 अंश है, यदि और ये साइन का ऊपर की दिशा में पॉजिटिव रहता है वैल्यू, नीचे की दिशा में माइनस रहता है, तो भैया और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और वैसे भी जब साइन थीटा दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दें तो उनका मान कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इनका परिणाम ही कितना हो जाएगा? ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये खत्म। और इधर की हम बात करें, इधर की, तो इस पर क्या होगा? ये E1 cos थीटा भी इधर जा रहा है, E2 cos थीटा भी इधर जा रहा है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इस तरीके से ये दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लो तो E1 प्लस E2 और cos थीटा को मैं बाहर निकाल दूँ तो इस तरीके से आ जाएगा। क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 cos थीटा। इस तरीके से। तो हमेशा याद रखना ये, और यही कंडीशन यहाँ पर बनेगी आपकी। देखो कैसे बनेगी वो चीज़ समझते हैं आप, ठीक है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें यदि कोई भी दिक्कत है तो वो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली, ठीक है? एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि ये कोई भी आपका, पहली बात तो देखिएगा, कोई भी जब भी कभी भी इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे, देखो मैं आपको फिर से आपको पूरी तरह से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आती है बायोलॉजी वालों को। और एक हमारे ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत हमसे रिक्वेस्ट की थी, तब मैंने एक कैलकुलेशन की वीडियो बनाई थी और तब भी मैंने बताया था यही चीज़। आज फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्या कि भाई ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे इस तरीके की कि ये इधर आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इधर आ रहे हैं, ये E1 है और ये आपका E2 है। यहाँ पर आपका E2 sin थीटा है और इधर आपका E1 sin थीटा है। तो हमेशा याद रखना ये थीटा, ये यहाँ पे ये थीटा और ये थीटा यदि बराबर हैं तो सिंपल सी बात है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये हमेशा जुड़ जाते हैं। समझ में आ गई बात? जुड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए जुड़ जाएंगे। जो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं वो वैल्यूज घट जाती हैं जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए सपोज दैट एक व्यक्ति है, इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है साइकिल, उस पर एक पीछे से आके 2 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग और लगाने लगे, तो अभी आगे की ओर कितने से बढ़ेगी? 12 से बढ़ेगी। सपोज दैट कि ये 10 है, इधर को चल रही है, इधर ही कोई 10 से ही खींचने लगे तो क्या होगा? बढ़ेगी आगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। दोनों का वर्क, इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही उधर से लग रहा है, दोनों क्या हुए? रिजल्टेंट 0, काम खत्म। ऊपर इतना ही है साइन थीटा, इधर नीचे कैसा हो जाएगा? बताइए कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहे हैं तो मतलब कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समझ में आई बात? ये चीज़ cos थीटा डबल कैसे होगा? जब दोनों जोड़ेंगे तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा, भाई E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इन दोनों को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे तो E1 प्लस E2 और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos थीटा। इस तरीके से आ जाएगा। समझ में? ये दोनों डबल हो गए, जुड़ गए और cos थीटा ये आ गया। सिंपल सी बात समझ रहे हो ना बात? को ये चीज़ है तो ये इस तरीके से रहता है। तो ये कंडीशन जब भी दिखाई देगी तो वहाँ पे आप ये चीज़ लगा दोगे। बस ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे को सिखाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि ये चीज़ कंडीशन आ जाए आपको तो ये दिखाई देगी। और ये कंडीशन आपको पता ही है ये कैसे तोड़ते हैं, ये इस तरीके से तोड़ते हैं। आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है कोई आपका, ये यदि यहाँ पर एफ है ये थीटा है तो सिंपल सी बात समझ लेना, नीचे एफ cos थीटा रहेगा, ये एफ sin थीटा, इस रूप में टूटता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये थ्योरी भी मिटा दे रहा हूँ मैं, थ्योरी का तो काम खत्म है आपका, ठीक है? थ्योरी भी आपकी जितनी भी लिखनी, क्योंकि मेरा डेरिवेशन एक बार में आ जाएगा यहाँ तक पूरे पर, तो फिर मैं यहीं से मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है? थ्योरी को भी, थ्योरी की स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब चलते हैं अपने डेरिवेशन पर। अब आ जाते हैं इस पर। देखिए इसको समझो पहले तो, ये चित्र कैसे बनेगा भाई। हम मान के चलने, पहले शुरुआत चित्र भी करते रहेंगे, डेरिवेशन को भी करते रहेंगे। मैंने माना, यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे थ्योरी के बाद में लिखेंगे भाई जो थ्योरी लिखी थी, थ्योरी के नीचे, थ्योरी के बाद में स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है? थ्योरी लिखी थी, थ्योरी के बाद में माना -Q
के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली मैंने, ठीक है। क्या मान ली? E1 माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली। तो E1 बराबर हो क्या जाएगा? E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू, देखिए वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0 के Q/R², ये होता है। क्या होता है? Q/R²। ध्यान समझ लें, Q/R²। तो देखिएगा ये यहां से और यहां पर हम निकाल लें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Q तो Q ही रहेगा, लेकिन दूरी कितनी है? दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर, 1/4πε0 आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। तो आवेश तो आपका Q है, माइनस प्लस नहीं लगाते, केवल आवेश का परिमाण लेते हैं, तो प्लस Q, सिंपल सी बात है। माइनस हो या प्लस हो उससे मतलब नहीं, केवल आवेश का मान लेते हैं। आवेश आ गया Q, और दूरी कितनी बैठेगी? यहां से A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? AP का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? AP का स्क्वायर। अब बस आपको क्या लिखना है भैया? AP की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज सोचो जरा। बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए भाई। यहां से देखिएगा भाई, AP की दूरी कितनी है? हमने सपोज दैट ये मान लिया कि भैया ये यहाँ पर थीटा है, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए भाई, ये आपका एक दूरी है, मान लीजिए एक रेखा है AB, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है O, और यहाँ से मैं मध्य बिंदु से ऐसे सीधे जा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से जितना झुकाव आएगा उतना ही झुकाव यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु से है ना, तो जितना झुकाव यहाँ से है तो उतना ही झुकाव यहाँ से रहेगा। सपोज दैट बीच से मैं ऐसे कर दूँ एक बीच में, यहाँ से जितना झुकाव रहेगा उतना ही यहाँ पर झुकाव रहेगा। सिंपल सी बात है। तो अब आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रही होगी, त्रिभुज APO में, तो क्या हो जाएगा? ये कर्ण दिखाई दे रहा है, ये थीटा है आपका, ये आधार है आपका AO, और OP क्या है? लंब है। तो क्या रहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो उसके लिए हम यहां पर देखो जरा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, पहले यहीं पर त्रिभुज लगा के नहीं है, वो निकाल दे रहा हूं मैं दूरी, ठीक है। चलिए देखो, तो सबसे पहले हम AP की दूरी निकालेंगे। तो AP की दूरी के लिए मैं क्या ले रहा हूं? त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में फॉर्मूला क्या लगेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर आधार, लंब क्या है? लंब है R। लंब देखो जरा, OP का स्क्वायर, OP कितना है? R है, और आधार कितना है? OA, और OA की वैल्यू कितनी है? L। देखो मैंने बताई थी ना, यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी L, तभी तो दोनों के बीच की 2L है भाई। 2L है, मध्य O क्या है? मध्य बिंदु है, तो A से O तक की दूरी L, यहां से यहां तक की दूरी L, तो ये कितनी हो जाएगी? प्लस L का स्क्वायर। समझ में आ गई? ये चीज आ गई AP का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, मैं जितना AP की वैल्यू रहेगी ये कितनी हो जाएगी? R² प्लस L स्क्वायर। उतनी ही दूरी ये रहेगी, R² प्लस L स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों दूरी तो आपस के बराबर हैं। समझ में आ गई बात? और यहीं से आप यदि यहाँ से हमारी ये वैल्यू, यदि मैं यहाँ से AP की वैल्यू निकालने लगूँ तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू है आपकी R² प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगी। अंडर रूट का मतलब क्या रहता है? अंडर रूट का मतलब रहता है R² प्लस L स्क्वायर का 1/2। ठीक है, तो ये दोनों दो वैल्यू हैं, इनका यूज होगा। आप कहोगे सर आपने ये क्यों निकाली है, AP की दूरी क्यों निकाली है, और ये यहाँ पे AP का स्क्वायर है। देखो AP का स्क्वायर तो यहाँ पे लगेगा और AP की दूरी आने वाले डेरिवेशन में आगे लगेगी, तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रखूंगा वहाँ पर, तो इसलिए मैंने एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दी। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। अब फिर से वही उसी वैल्यू पर लौट कर आते हैं, इस वाली लाइन पर। E1 बराबर 1/4πε0 के Q/, AP का स्क्वायर कितना है? AP का स्क्वायर है ये रहा
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लो। ये समीकरण 1 आ गई आपकी यहाँ तक, ये समीकरण 1 आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ये ए पी की वैल्यू मैंने त्रिभुज ए ओ पी से निकाल दी, ये आ गई, राइट। चलिए ठीक है, अब इसके साथ साथ इसकी दिशा भी बना देते हैं। देखिए दिशा कैसे बनेगी, सिंपल सा समझो जरा कि भाई यहां पर, चलो दिशा बाद में बनाएंगे, पहले ये E1 हो गया। अब मैं मान के चल रहा हूं, माना प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने मान ली E2। भैया माइनस के कारण बिंदु P पर E1 मानी है और प्लस के कारण मैंने E2 मान ली, तो E2 का भी वही फॉर्मूला रहेगा, E2 बराबर 1/4πε0 के आवेश यानी कि Q बटे दूरी यानी BP का स्क्वायर। मैं देख लेता हूं ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ये दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बीपी का स्क्वायर क्लियर होगी ना यहां तक। ये बीपी का स्क्वायर क्यों, क्योंकि 1/4πε0 आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। दूरी कहां है, दूरी बी से बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बी से पी का स्क्वायर। यहां पर ए पे रखा था ये आवेश, तो आवेश से जिस बिंदु पर निकालें वहां तक की दूरी का स्क्वायर, यानी ए से पी तक का स्क्वायर, यहां से बी से पी का स्क्वायर ये। और बी पी का स्क्वायर आपको पता है, जब ए पी का स्क्वायर यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर रहेंगी, क्योंकि वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से तो ये दोनों दूरी बराबर हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू का वहां पर लिख देंगे, चूंकि ए पी बराबर क्या है, बी पी है। इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, इसलिए बी पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू बीपी का स्क्वायर आ जाएगी, तो यहीं पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण 2 आ गई। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालो। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमने मान ली E। अब E का क्या रोल रहेगा, ये चीज समझने की सबसे बड़ा रोल यही है। जो भी कुछ है ये है यहां से समझने वाली बात। देखो कैसे परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी। देखिए आपको पता है कि माइनस जो रहता है उसकी तरफ तो बल रेखाएं आती हैं, माइनस की तरफ बल रेखाएं आती हैं, और जो प्लस रहता है प्लस से बल रेखाएं दूर की ओर जाती हैं, ठीक है। अब देखो जरा भाई, ये यहां पर चलो माइनस के कारण हमने क्या मानी है, माइनस के कारण मानी है मैंने E1। तो E1 की दिशा किधर रहेगी, माइनस की ओर रहेगी। भाई माइनस के कारण मानिए E1, तो E1 की दिशा रहेगी माइनस की ओर। तो माइनस है तो E1 की जो दिशा रहेगी इस बिंदु से माइनस की ओर आती हुई दिखाई देगी, ये रहेगी। चलो स्क्वायर को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए। तो ये जो वैल्यू है ये रहेगा E1। समझ में आ गई बात, E1 क्यों, क्योंकि माइनस की ओर आ रही है, ओके। और प्लस से हमेशा दूर की ओर जाती है, तो प्लस यहाँ पर रखा, इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है वो आगे की ओर जाएगी, तो ये रहेगी यहाँ पर इस तरीके से आगे की ओर जाएगी, ये वाली इधर की ओर जाएगी E2। ये क्या रहेगी, E2। ये E1 रहेगी और ये E2 रहेगी, ठीक है। और अभी वाला देखो, अभी वाली कंडीशन बन गई ना, बन गई। अभी मैंने क्या सिखाया था, इस तरीके की जो रेखाएं दिखाई देती हैं E1 और E2, तो यहां पे क्या करते हैं हम, ऐसी एक रेखा खींचते हैं। तो इसी तरीके से देखो, इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो सिंपल सी बात है, एक रेखा यहां से खींचनी पड़ेगी इस तरीके से, ये खींचनी पड़ेगी ऐसे, और ये खींचनी पड़ेगी इस तरीके से ऊपर की ओर, ये तो इस तरीके से दिखाई देगा ना, देगा चित्र इस तरीके से, ठीक है। ये राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से ये चीज,
और आपको मैंने क्या बताई थी, जब इस तरीके की कंडीशन, देखो मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ मैं आपको, ये वाला चित्र है का यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ मैं, वहाँ वाली चित्र को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप ऐसा है कि चित्र में थोड़ी सी जगह छोड़ना, आपको मैं दोनों चीज़ बता दूँगा कैसे लिखना है, ठीक है। वो वाला जो चित्र है यहाँ का जो डायग्राम है मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको। देखो क्या है, इस तरीके, यहाँ पर बिंदु P है ये, और यहाँ पर दो कंडीशन बननी है इस तरीके से, ये और ये, और यहाँ पर एक इस तरीके से लिख दिया है, और एक रेखा इधर की ओर जा रही है, एक रेखा इधर की ओर। ये है आपका E1 और ये है आपका E2, ये E1 ये E2, ये ऊपर नीचे वाली ये है, और ये बिंदु P है, ये एक रेखा। और मैंने क्या बताई थी, देखिए ये थीटा है, तो सिंपल सी बात है, ये जब थीटा है, देखो दो रेखाएं होती हैं और उसमें क्या करता है, यहाँ पर कोई रेखा इस तरीके से है, तो ये जो कोण जितना रहेगा उतना ही ये कोण रहता है, आप जानते ही हो। इस तरीके से जो कोण, ये वाला जो कोण रहेगा वो उतना ही कोण ये रहेगा, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये रहेगा, आप जानते हो ना, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये रहेगा, ठीक है। तो ये कोण जितना उतना ही ये रहेगा, तो ये बराबर रहते हैं आपके, ठीक है। तो उसी तरीके से ध्यान से समझिएगा, यदि ये कोण थीटा है तो यहाँ वाला जो कोण है ये भी आपका थीटा ही रहेगा। जब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही रहेगा, तो यानी कि ये वाला कोण थीटा बनेगा और ये वाला कोण भी थीटा बनेगा। समझ में आ गया ना बात। देखो यहाँ से समझ लो भाई, मैंने एक रेखा इस तरीके से जा रही है, समांतर रेखा, ऐसे ही एक रेखा समांतर यहाँ से खींची, इस तरीके से मैं काट देती, ये वाला कोण जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा। आप लोग तो बचपन से ही जानते आ रहे हैं। तो देखिए जब थीटा पता चल गई तो आपको ये भी पता चल जाएगा, जब थीटा, जिधर थीटा टच रहता है उधर क्या रहेगा, E1 cos थीटा। अभी वाली बात बताई थी मैंने, नीचे की ओर क्या आएगा, यहाँ पर E1 sin थीटा आएगा। इसी तरीके से ये E2 है तो ये क्या, ऊपर क्या जाएगा, E2 sin थीटा जाएगा। अभी सिखाया था मैंने, E2 sin थीटा। इधर क्या आएगा, E2 cos थीटा आएगा। तो बेटा ये E1 sin थीटा से E1 sin थीटा कट जाएगा और ये वाली जो चीज है आके जुड़ जाएगी। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता के लिए ये वाला चित्र बना देना। ये वाला चित्र बना रहे हो तो ये वाला चित्र यहाँ पे बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चित्र 2 से यहाँ पे लिख देना, चित्र 2 लिख देना, ठीक है। और बढ़िया एग्जाम पर अलग प्रभाव पड़ेगा, उसको चित्र 1 लिख देना, इसको चित्र 2 लिख देना। तो यहाँ पे लिख देना परिणामी तीव्रता और यहाँ पे लिख देना चित्र 2 से क्या हो जाएगा, E बराबर क्या आ जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समझ में आ गया। और इसको आप जोड़ दोगे E1 प्लस E2 और ये cos थीटा यहाँ पे बाहर लगा देंगे, राइट। E1 की और E2 की ये वैल्यू है, ये रही E1 की वैल्यू और ये रही E2 की वैल्यू, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है आपकी E2 की है, ये समझ में आई बात। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये चित्र कैसे आया, अभी मैंने सिखाया था, यहाँ से चित्र से लेकर आए। आप चाहें तो यहाँ पे ना बनाएं, ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देना। मैंने ये चित्र यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ, आप यहाँ पे लिख देना। जैसे ये है आपका E2 sin थीटा लिख देना, और ये यहाँ पे लिख देना आप E1 sin थीटा, और यहाँ पे E2 cos थीटा, ये वाली दोनों चीज़ यहाँ पे लिख देना। क्योंकि मेरा तो ये चित्र जगह नहीं है यहाँ पर, ये इसलिए मैंने यहाँ पे बना दी। आप चाहो तो 2 चित्र का इस्तेमाल कर लेना, या यहाँ पे चित्र 1 से लिख देना। यदि एक चित्र में ये बना दो तो चित्र 1 से लिख देना, ठीक है। बहुत सारी किताबें 2 देती हैं और बहुत सारी किताबें 1 देती हैं, तो आपकी इच्छा, आपको रेफर करता हूँ, आपको जो चाहे वो लिख देना, बात तो वही है, ठीक है। ये अब E1 E2 की अब वैल्यू रखनी है, बस सॉल्व करना रह गया। E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है 1/4πε0 K Q/R प्लस L का है, R² प्लस L² प्लस, और ये वैल्यू कितनी है 1/4πε0 K और R/Q/R² प्लस L², ये वैल्यू आ गई। और इसके साथ में cos थीटा हो रहा है, यहाँ पर cos थीटा, ये चीज आ गई, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा, देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों देखना जरा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। जब कोई चीज x और प्लस x करते हैं तो कितना हो जाता है, वो 2x हो जाता है। सपोज दैट ये वाली जो वैल्यू है ये x है, तो भैया ये वाली वैल्यू भी x रहेगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगी। तो मतलब क्या, मतलब ये कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 1/4πε0 K
क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये है यहाँ पर कॉस थीटा, ये चीज आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया ये क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये x है, और x ये x मान लिया हमने, ये x है, ये भी x, तो x और x कितना, हम सब दिमाग में सोचो जरा, ये x ये भी है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, x और x कितने हो जाते हैं, 2x हो जाते हैं, 2, और x की जगह पर ये वैल्यू फिर से रख दी मैंने। तो सिंपल सी बात है, जो एक जैसी चीज होती है, जैसे कि y प्लस वाई करूँगा तो 2y हो जाएगा, जैसे ही x प्लस जेड है यहाँ पर, और इसके साथ में ये x प्लस जेड जोड़ रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस जेड, मतलब 2x प्लस 2z, ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर, ये जितनी है इतनी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बार लिख के उसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए ये चीज आ गई, अब इसको मैं आगे वहां पर लिख दे रहा हूं, तो इस 2 को मैं इसके साथ में लिख दे रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के, ये हो जाएगा 2q बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने, फिर से वही त्रिभुज ले लो, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में क्या ले रहे हैं हम, कॉस थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मली आप लोग जानते होंगे सभी बच्चे, LAL के A का, तो आधार बट्टे कर्ण रहता है, कॉस थीटा बराबर क्या रहता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, ये क्या चुपक रहा है कि कीड़ा आके नाक पे बैठ रहा है। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। ओके, आधार क्या है, आधार है इधर AO, आधार क्या है इस त्रिभुज में AOP में AO, और कर्ण क्या है, कर्ण है AP, तो cos थीटा बराबर AO की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, AO की वैल्यू आपकी कितनी, AO की वैल्यू है L। ठीक है, और कर्ण AP की वैल्यू मैंने बताई थी, याद हो तो अभी देखो जरा, ये जो वैल्यू थी यहाँ पर AP की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी ये यहाँ पर क्या है स्क्वायर थी ना, ये वैल्यू इतनी आई थी, कर्ण AP की वैल्यू कितनी आई थी, जैसे कि AP का जो स्क्वायर आया था वो आया था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आया था ना AP का स्क्वायर। और मैंने एक अगली वैल्यू भी लिखी थी इससे पहले, यहाँ पे जो लिखी थी AP बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और AP बराबर मैंने लिखी थी कि आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का 1/2, ये हो जाएगी। AP का मैं यूज करूंगा आगे, बताई थी ना यहाँ पर लिख रही थी वो वैल्यू अंडर, ये मैंने वैसे भी की थी ऐसे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको कर देनी है, और तो ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट 1/2, ये चीज रूट का मतलब 1/2, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई, और ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगी, अतः E बराबर, वो यहाँ पर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, E बराबर 1/4πε0 के 2q बट्टे ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, IL बट्टे आर स्क्वायर एल स्क्वायर का 1/2, ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आ गई बात। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू थोड़ा सा मैं काले से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अलग दिखाई दे। ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, L बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बस फ्लो में है, क्या आप सवाल डेरिवेशन आपका कंप्लीट सा है लगभग।
चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ के बाद में वही आपको जानते हो x इंटू एक्स की पावर 1/2 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये x की पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, और इसका आपने ये भी सुना होगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 1/2। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 गुणा x की पावर 4 करते हैं तो डायरेक्टली हम x की पावर 6 लिख देते हैं। तो बेसिकली ये 6 हुई कैसे, ये 6 इस तरीके से हुई, गुणा में घात जुड़ती हैं, x और x है 2 + 4, यानी ऊपर लिख देंगे 2 + 4 तो कितना हो जाएगा x की पावर 6। इसी तरीके से यहाँ पर x है, कुछ भी नहीं दे रखा तो मतलब x की पावर 1 है। यहाँ पर 1/2 है तो x की पावर 1 और 1/2 दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, आप जोड़ेंगे 1, यहाँ पर 1/1 कर देंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे तो दो एलसीएम ले लेंगे तो 1 × 1 2, यानी 1 की गुणा 2 में करेंगे, भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 2 × 1 2, इस तरीके से 3/2 आ जाएगा। और वैसे ही भी आपको दिखाई दे रहा है 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को बोलते हैं हम 3/2, ठीक है। और आपको जब भी कभी भी 1 के साथ में जोड़े, जैसे 1 + 6/3 कह रहा है तो 3 की मल्टीप्लाई सीधे सीधे 1 में करो, 3 × 1 3, और 3 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 9/3, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 3 9 तो 3 आ जाएगा। और वैसे भी दिखाई दे रहा है 3 दूनी 6, 2 और 1 3 आ गया। 1 + 1/7 है तो जोड़ेंगे कैसे, नीचे तो 7 जितना है उतना लिख दीजिए, 7 × 1 7 और 1 8/7। और जब भी ना समझ में आए ना, ये यहाँ पर 1 दे रखा है तो सीधे सीधे ऊपर जोड़ दो, जैसे 1 + 3/2 दे रखा है तो आपको करना क्या है, नीचे का तो नीचे लिख दीजिए, इधर 1 है तो 2 × 1 2 और 3 5, 5/2, सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप कर लोगे। तो ये 1 + 1/2, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 × 1 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा x की पावर 3/2, तो कितना आ गया, x की पावर 3/2 आ गया। सिंपल सी भाषा में समझो तो जब इस तरीके से, तो वही काम यहाँ पर करो। सपोज दैट ये चीज देखो जरा, यहाँ पर 1 सेकेंड, ये मैं मिटा दे रहा हूँ पहले। तो ये डेरिवेशन बिल्कुल 0 लेवल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की आई थी कि सर हमारा निरक्षीय वाला मैंने 10 यूट्यूबरों का देख लिया तब भी समझ में नहीं आया। मैं बोला ओके तुम हमारा देख लो, 10 यूट्यूबरों के मतलब नहीं है, तो बड़े बड़े टीचर थे, मतलब बड़े बड़े टीचर से मतलब नहीं है, आप हमारा देखना समझ में आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ। तो सपोज दैट देखना जरा, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये x है, ये x है, तो ये x की पावर 1/2, तो सिंपल सी बात है, x और x की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 3/2 आता है, अभी समझाया था। तो ये हमने x मान लिया, तो e बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0k, ये है इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा q × 2l, 2 को मैं l के साथ में लिख दिया नीचे, ये r² + l² की पावर 3/2। क्यों हो गया 3/2, समझ ही गए होंगे कि ये हमने x मान लिया, ये x मान लिया पूरा का पूरा, तो भैया ये भी x होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो वही चीज ये x है, मतलब x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, x की पावर 3/2 आ गया। और x हमने क्या मान रखा था, x तो हमने ये मान रखा है ना, r² + l² की पावर 3/2। समझ में आई ना बात। सब ऐसा समझो, दिमाग को थोड़ा सा तर्क शक्ति लगाओ, पर ये हमने x मान लिया तो x की पावर 1 × ये x की पावर 1/2 क्या होता है, x की पावर 3/2 होता है। x तो हमने ये मान रखा है इसलिए ये रख दे, इसकी पावर 3/2, सिंपल है, काम खत्म, ठीक है। ये आ गया। यहाँ के बाद में आप लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं क्या, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P = Q × 2l, P = Q × 2l। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0k, ये इसकी जगह पर ये जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू क्या होगी, P होगी, क्योंकि P बराबर होता है Q × 2l, P
बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल का 3/2। अब यहाँ के बाद में आपको क्या लिखना है, चूंकि यहाँ पे वो थ्योरी याद हो तो हमने कल इससे पहले वाली डेरिवेशन का करवाई थी कि आर का मान यानी एल का मान आर की तुलना में बहुत कम है। बहुत कम क्यों है, क्यों आर दूरी रहती है, दूरी मीटर में, ठीक है, और ये जो एल वाई दूरी रहती है एमएम में, ठीक है, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वैद्युत ध्रुव के आवेशों की जो दूरी होती है सूक्ष्म दूरी मानते हैं, सूक्ष्म दूरी है 2l तो अपने आप में सूक्ष्म है, और 2l का आधा कर देते हैं l, तो ये तो हमने पहले भी समझाया था कि ये दूरी बहुत छोटी होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। अब उसका स्क्वायर करते हैं तो और ज़्यादा छोटा हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया था ये 0.05 लिख रही है, अब मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा 0.00000, मतलब 6, ये 6 अंक बाद लगेगा पॉइंट, 1 2 3 4 5 और ये 6, इतना आ जाएगा, और 25 यानी कि 0 ये इतना आएगा, ठीक है। तो ये देखना जरा, ये तो इतना ही है, लेकिन जब इसका स्क्वायर कर दिया तो इतना हो गया और छोटा पहुंच गया। यहाँ से मैं अगले अंक में देखूंगा तो ये 0 0 ही मान ली जाएगा, लगभग 0 के लगभग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो उसी तरीके से यदि यहाँ पर कोई होता, ये 8 पॉइंट कुछ होता तो मैं इसको 8 ही मान के चलता, 8.000025 होता, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसलिए हम इन दूरी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो आर एल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, अतः एल को छोड़ने पर, एल को यहां पर या तो ये थ्योरी लिख दो, या सिंपल सी आप ये या तो ये लिख देना हिंदी में, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप इतना भी कर सकते हो एल आर इज ग्रेटर देन एल, इसलिए एल इक्वलेंस टू 0, और इसके लगभग बस इतना ही मानो बोली। मतलब इसका मतलब यही कह रहा है कि आर इज ग्रेटर देन एल, मतलब एल की तुलना में आर का मान बहुत अधिक है, इसलिए एल को छोड़ने पर, या आर की तुलना में एल का मान बहुत छोटा है, इसको नगण्य मानकर छोड़ देने पर, नगण्य छोड़ दिया, जब छोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 के पी बट्टे एल को छोड़ देंगे तो ये कितना बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ई बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू पी बट्टे आर क्यू, इतना आ जाएगा। और निर्वात अथवा वायु के लिए वही चीज, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर लाएंगे 1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 लगाते हैं लास्ट में, तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 पी बट्टे आर क्यू, ये आया निरक्षीय स्थिति में न्यूटन प्रति कूलम, और 2p बट्टे आर क्यू आया था अक्षीय स्थिति में, थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है, सिंपल सा है, बस काम खत्म। ये डेरिवेशन लंबा काफ़ी हो गया, लेकिन बिल्कुल 0 लेवल से इसलिए कहा है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने 10 टीचरों का देख लिया, हमें आज तक समझ में नहीं आया, ना हमारे ऑफलाइन में समझ में आया ना ऑनलाइन में समझ में आया, सर इसको समझा देना, इसीलिए मैंने बिल्कुल 0 लेवल से ली है बात नहीं। अब जो बच्चे थे मेरे को कमेंट कर रहे थे, वो एक बार फिर से कमेंट करेंगे और फिर से मेरे को बताएं कि आज समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट का ऐप है, प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ से मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर नहीं तो आप हमारे चैनल पर की लिंक में मिल जाएगा, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है हमने उसका लिंक। और बस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।